स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन था प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो इसका मैंने शॉर्ट भी बनाया है और अब इसका हम लोग आंसर देखेंगे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो वो दो भागों में बटी हुई थी, और प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो आइए इसके बारे में ही देखते हैं। ये मैंने उसमें दिखाया था, लेकिन आप लोग इसमें देख लीजिए कि शॉर्ट में क्या क्या टॉपिक इसमें आ सकते हैं। इसका आंसर है। आइए अब देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है, डिटेल में देखते हैं। शिक्षा की व्यवस्था। डॉक्टर एस के अल्तेकर के अनुसार प्राचीन भारत में संभवतः 400 ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व से पहले प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये 400 ईस्वी पूर्व से पहले नहीं थी, ये इसके बाद ही बनी है। ठीक है, प्राचीन भारत में संभवतः 400 ईसा पूर्व से पहले प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय तक बालक का परिवार ही उसकी शिक्षा का केंद्र था। जो भी शिक्षा प्राप्त करते थे बालक, वो अपने परिवार से और उनके सदस्यों से ही प्राप्त करते थे। उसके पश्चात कुछ ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत रूप में शिक्षा देने का कार्य आरंभ किया। कब किया था? 400 ईसा पूर्व से पहले, ईसा पूर्व के बाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन के आ जाता है कभी कभी। आरंभ किया। इसके फलस्वरूप जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसे प्राथमिक और उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। प्राचीन भारत में शिक्षा के यही दो स्तर थे। हम इनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, अब तो कई स्तर होते हैं। माध्यमिक होता है, प्राथमिक होता है, उच्च होता है। ठीक है, लेकिन उस समय केवल दो ही होते थे, प्राथमिक और उच्च। तो इसमें देखते हैं प्राथमिक के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक हैं। सामान्य परिचय देखते हैं पहले इसका। प्राथमिक शिक्षा के विषय में सर्वप्रथम उल्लेखनीय बात यह है कि इस पर ब्राह्मणों का आधिपत्य नहीं था। यही कारण है कि उन्होंने धर्म ग्रंथों में इसका विवरण ना देकर इसकी उपेक्षा की है। ये जो प्राथमिक शिक्षा थी, ये इससे कोई ब्राह्मणों का कोई लेना देना नहीं था। केवल वो उच्च शिक्षा पर ही उनका नियंत्रण था। ठीक है, संतोष कुमार दास ने ठीक लिखा है, ब्राह्मणों के पास उस शिक्षा की उपेक्षा करने के कारण थे जो उनके हाथ में नहीं थी। भाई, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है तो वो उसकी बुराई ही करेंगे, ये बात तो है ही। ब्राह्मणों की उपेक्षा के बावजूद ऋग्वेद में यत्र तत्र ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे पाठशाला की भांति किसी शिक्षा संस्था की कल्पना की जा सकती है। दूसरा है प्रवेश व विधि। डॉक्टर वेद मित्र के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का आरंभ 5 वर्ष की आयु में विद्यारंभ संस्कार से होता था। देखिए, उस समय की जो शिक्षा थी वो कितनी वर्ष से स्टार्ट होती थी? 5 वर्ष से। और उसे क्या बोलते थे? विद्यारंभ संस्कार। ठीक है, और सभी जातियों के बालकों के लिए अनिवार्य था। ये जो उस समय की शिक्षा थी, तो ये जो प्रवेश होता था 5 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता था और ये सभी जाति के लिए अनिवार्य था। इसका अभिप्राय यह है कि सभी जातियों के बालक प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। इस शिक्षा की अवधि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर का मत है कि इसकी अवधि 6 वर्ष की थी। ये मानते हैं डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर कि इसकी अवधि 6 वर्ष थी। आगे इनका पाठ्यक्रम क्या था? ये तो हो गई इनकी प्रवेश और विधि, किस तरह से कितनी एज पे ये लोग शिक्षा प्रारंभ करते थे और उसे क्या बोलते थे और किन जातियों के लिए था। तो ये सारा इसमें प्रवेश और विधि में दिया हुआ है। आगे पाठ्यक्रम क्या था, क्या शिक्षा ग्रहण करते थे, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत बालकों को पहले कुछ वादक यंत्रों का उच्चारण करना और बोलना सिखाया जाता था। वादक यंत्र तो आप लोग जानते ही होंगे, तो उनका उच्चारण करना सिखाया जाता था।
जब वे उन यंत्रों का कंठस्थ कर लेते थे तब उनको पढ़ने और लिखने की शिक्षा दी जाती थी। भाषा का वांछित ज्ञान हो जाने के पश्चात उनको साहित्य और व्याकरण से परिचित कराया जाता था। इस प्रकार शिक्षा का पाठ्यक्रम था वैदिक मंत्रों का स्मरण, पढ़ना और लिखना, भाषा, साहित्य और व्याकरण। तो ये उनका पाठ्यक्रम था। आगे उच्च शिक्षा देखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए बस कि इसमें क्या था, ठीक है। उच्च शिक्षा में सामान्य परिचय देख लेते हैं इसका। प्राचीन काल में सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी, किंतु सामाजिक प्रगति के साथ साथ शिक्षा के विषयों की संख्या में वृद्धि होती चली गई और उनके लिए पृथक शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की गई। लेखकों का अनुमान है कि इनकी स्थापना ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी तक हो गई थी। यहीं से उच्च शिक्षा के इतिहास का सूत्रपात हुआ। आइए इसकी प्रवेश और अवधि देख लेते हैं क्या है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को था। इन जातियों के बालक सामान्य रूप से क्रमशः 8, 11 और 12 वर्ष की आयु में शिक्षा संस्था में प्रवेश करते थे। साहित्य एवं धर्मशास्त्र के अध्ययन की अवधि 10 वर्ष और एक वेद के अध्ययन की अवधि 12 वर्ष की थी। तो देखिए इसमें पहले का जो प्राचीन समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन तीनों जातियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, लेकिन शूद्रों को नहीं था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो इनकी एज थी कि कितनी एज में इन्हें प्रवेश मिलेगा, तो वो 8, 11 और 12 वर्ष थी। ब्राह्मणों की 8 वर्ष, क्षत्रियों की 11 वर्ष और वैश्य की 12 वर्ष। और ये वेद के अध्ययन की अवधि थी 12 वर्ष, ठीक है। आगे देखते हैं पाठ्यक्रम। इनका पाठ्यक्रम क्या था, क्या क्या इन्हें पढ़ाया जाता था। पाठ्यक्रम में परा आध्यात्मिक विद्या और अपरा लौकिक विद्या दोनों को स्थान दिया गया था। इनके पाठ्यक्रम में आध्यात्म और लौकिक दोनों विद्याओं को स्थान दिया गया था। परा विद्या के अंतर्गत वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन, उपनिषद और आध्यात्मिक विषय थे। अपरा विद्या के अंतर्गत क्या था, इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, भौतिक शास्त्र और लौकिक विषय थे। ये इनके पाठ्यक्रम में शामिल थे। ये ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट दे सकते हैं कि ये था या नहीं, तो आप सही ऑप्शन पर ही टिक लगाइएगा। शिक्षण विधि क्या थी, किस विधि के द्वारा इन्हें पढ़ाया जाता था। तो ज़्यादातर जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी उसमें श्लोक के द्वारा या योग के द्वारा इस तरह से पढ़ाया जाता था, और मंत्रों के द्वारा, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, यही चलती थी। प्रवचन दे के आपने देखा होगा, देखा मतलब जो सीरियल्स हैं जो बने हैं उनमें आपने लोगों ने देखा होगा कि मंत्रों द्वारा और इसी तरह से पढ़ाया जाता था। तो देखते हैं शिक्षण विधि क्या थी। मुद्रित पुस्तकों का अभाव होने के कारण शिक्षण विधि प्रायः मौखिक थी। छात्र गुरु से वेदादि ग्रंथों को सुनते थे, उसके उच्चारण का अनुकरण करते थे और पाठ्य विषय को दोहराते थे। तदुपरांत वे एकांत में पाठ्य विषय का मनन, चिंतन, स्वाध्याय और पुनरावृत्ति करते थे। शिक्षण विधि में प्रवचन, व्याख्यान, शास्त्रार्थ, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद आदि का भी प्रयोग किया जाता था। परीक्षाएं व उपाधियां। शिक्षा समाप्त होने पर छात्रों की मौखिक परीक्षाएं होती थी। आजकल की तरह नहीं कि पेपर छप के आ रहे हैं, उनमें कॉपी में बच्चे लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। मौखिक परीक्षाएं होती थी। इसके लिए उन्हें विद्वानों की सभा में उपस्थित होना पड़ता था, जहां उन्हें विद्वानों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते थे। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की उपाधियां नहीं दी जाती थी। शिक्षा संस्थाएं जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे, तो वो कौन कौन सी थी उस टाइम। प्राचीन काल में अनेक प्रकार के शिक्षा संस्थाएं थी, जैसे कि टोल। ये क्या होता है, टोल में संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। एक टोल में एक शिक्षक होता था। ये याद रखिएगा कि संस्कृत की शिक्षा किसमें दी जाती थी और कितने शिक्षक होते थे। तो एक शिक्षक होता था और इसमें संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी।
आगे है हमारा चरण। तो ये भी शिक्षा संस्थाएं हैं। इनको देखिए, ये जो शिक्षा संस्थाएं हैं इनको 10 भागों में बांटा गया था, मतलब 10 थी उस टाइम। ठीक है, तो ये है चरण। चरण में वेद के 1 अंक की शिक्षा दी जाती थी। एक चरण में 1 शिक्षक होता था। ठीक है, चरण में क्या होता था, वेदों की शिक्षा दी जाती थी। घटिका, घटिका में धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी। एक घटिका में अनेक शिक्षक होते थे। देखिए, अभी तक एक एक शिक्षक था और इसमें अनेक शिक्षक होते थे। परिषद, परिषद में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। एक परिषद में साधारणतः 10 शिक्षक होते थे। ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन में कहीं उल्टा सीधा मत कर दीजिएगा। गुरुकुल, गुरुकुल में वेदों, साहित्य, धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। एक गुरुकुल में 1 शिक्षक होता था। विद्यापीठ, विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। एक विद्यापीठ में अनेक शिक्षक होते थे। विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट विद्यालय में एक विशिष्ट विषय की शिक्षा दी जाती थी। जैसे वैदिक विद्यालय में वेदों की और सूत्र विद्यालय में यज्ञ हवन की आदि की। एक विशिष्ट विद्यालय में 1 शिक्षक होता था। मंदिर महाविद्यालय, किसी मंदिर से संबद्ध मंदिर महाविद्यालय में धर्म, दर्शन, वेदों, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। एक मंदिर महाविद्यालय में अनेक शिक्षक होते थे। ब्राह्मणीय महाविद्यालय, इस महाविद्यालय को चतुष्पठी कहा जाता था, क्योंकि इसमें चारों शास्त्रों अर्थात निम्नांकित 4 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। दर्शन, पुराण, कानून और व्याकरण। एक ब्राह्मणीय महाविद्यालय में 1 शिक्षक होता था। विश्वविद्यालय, यहाँ पे उच्च शिक्षा दी जाती थी, है ना। उच्च शिक्षा की कुछ संस्थाओं ने कालांतर में विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण किया। इनमें धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त वाणिज्य, चित्रकला, चिकित्सा शास्त्र आदि की भी शिक्षा विभिन्न शिक्षकों द्वारा दी जाती थी। बनारस, नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। ये सभी ने इनका नाम सुना होगा, बनारस और नालंदा और तक्षशिला। ये प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बहुत अच्छे वो थे, विश्वविद्यालय थे। तो ये हमारे आज का ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और उसके जो संस्थान थे वो क्या क्या थे। आप लोग इसे अच्छे से देखिए, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक हैं, इनमें से क्वेश्चन बन के ज़रूर आते हैं। आप लोग देख लीजिए इसे अच्छे से। फिर हम इसके शिक्षा के क्षेत्र देखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र खाली शिक्षा के क्षेत्र नहीं है, प्राचीन भारतीय शिक्षा के क्षेत्र देखेंगे। तो जो लोग नए हों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। अगर किसी भी टॉपिक के बारे में आप लोग को देखना हो तो वो बताइएगा, मैं उसके बारे में वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।